जी क्लास सब मीटिंग में कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग व्हाट आर सिनेरियो वॉक थ्रू। हम कंसिस्टेंसी चेकिंग कैसे कर सकते हैं? थ्रू वॉक थ्रू एक्टिविटी। लाइक एक रिव्यू एक्टिविटी है जिसमें डिफरेंट एरियाज के लोग मौजूद हैं और वो आपने जो भी काम परफॉर्म किया, जो भी सिनेरियो कोई एक यूज केस है, वो उसको रिव्यू कर रहे हैं, उस पर डिफरेंट वैल्यूज एंटर करके उसको इंश्योर कर रहे हैं कि वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं, उसमें कोई मेन चीज मिस ना हो, मिसिंग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना। Since each message represents behavior of the receiving class, verify that each message is captured as an operation on the क्लास डायग्राम। सो हम कैसे करेंगे ये एक्टिविटी? हम ये एक्टिविटी इस तरीके से करेंगे कि हर मैसेज जो है वो एक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास में जब कोई मेथड पास होता है, कोई मैसेज पास होता है, इट मींस बोथ क्लासेस आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो हम उस मैसेज जो है उसको कैसे वो वेरीफाई करेंगे कि वो हर एक मैसेज जो है वो एज एन ऑपरेशन क्लास डायग्राम पे मौजूद हो, कि मतलब ये एक ऑपरेशन कॉल होगा या ये एक मेथड कॉल होगा जो एक क्लास से दूसरी क्लास में कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा होगा। यूजुअली हम ये चीज तो बिल्कुल नॉर्मल है कि जब हम दो क्लासेस के बीच में कनेक्टिविटी बता रहे होते हैं, सो हाउ टू क्लासेस कैन coordinate communicate with each other through message passes. When two classes call message of one another, it means they are interacting with each other. तो उनके बीच में कोई एसोसिएशन है और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है। तो इस सिनेरियो को आप कहाँ मेंशन करेंगे? इस सिनेरियो को आप देखें कि वो आपकी क्लास डायग्राम में एज एन ऑपरेशन, वो जो मैसेज पास हो रहा है वो एज एन ऑपरेशन क्लासेस के दरमियान मौजूद है या नहीं है। मतलब एक्चुअल क्लासेस अभी कोड नहीं हुई, लेकिन उससे पहले आप देखें कि क्लास डायग्राम में आपने ये मैपिंग की है या नहीं की। Verify that two interacting objects have a pathway for communication via either an association or an aggregation. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप बताएं उनकी कम्युनिकेशन को अपनी क्लास डायग्राम में शो करें, either association or aggregation. Especially check for reflexive relationship that may be needed since these relationships are easy to miss during analysis. वो कह रहे हैं कि आप जो एक्स्ट्रा केयर आपको देनी है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप की देनी है, क्योंकि ये यूजुअली हमारी एनालिसिस से में मिस हो जाता है, हम उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, वो जो एक क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो था, जिसमें एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में रिलेशनशिप आपने बताना था, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी ही क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। तो हम अगर एम्प्लॉय और मैनेजर की बात करें तो एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। मैनेजर भी एम्प्लॉय ही है और एम्प्लॉय भी तो है ही एम्प्लॉय। तो मैनेजर और एम्प्लॉय एक ही क्लास के दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, तो दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। Reflexive relationship are needed when multiple objects of the same class interact during a सिनेरियो। एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो एक सिनेरियो, एक यूज केस के दौरान, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब आप वॉक थ्रू या रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करें तो उसमें एक्स्ट्रा केयर दें आप रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप वाले केसेस को। For each class represented on the class diagram, make sure the class participate in at least one scenario. हर क्लास जो आपने क्लास डायग्राम में मेंशन की है कि ये हमारी क्लासेस बनेंगी, मैंडेटरी है कि वो क्लास किसी न किसी एटलीस्ट एक सिनेरियो में जरूर पार्टिसिपेट कर रही हो। अगर नहीं कर रही तो फिर आप उस क्लास को एलिमिनेट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे अपने मॉडल से। For each operation listed for a class, verify that either the operation is used in at least one scenario or it is needed for
कंप्लीटनेस। वो कह रहे हैं कि हर क्लास के अंदर आपने जो भी ऑपरेशन, मेथड, प्रोसीजर, मेथड, वटएवर टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन जो आपने अपनी क्लास में लिस्ट किया है, मैंडेटरी है कि वो ऑपरेशन किसी ना किसी एक सिनेरियो में एटलीस्ट एक दफा यूज हो रहा हो, या किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज हो रहा हो, मतलब उसका यूजेज हो। ऐसा ना हो कि क्लास डायग्राम में आपने एक ऑपरेशन बता दिया है, एक मेथड बना दिया और वो मेथड कहीं यूज ही नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं किसी एक सिनेरियो में उसका यूजेज होना चाहिए। Finally, verify that each object included in a sequence or collaboration diagram belongs to a class on the class diagram. जो भी ऑब्जेक्ट आपने सीक्वेंस या कोलैबोरेशन डायग्राम में दिखाया है, मैंडेटरी है कि वो क्लास डायग्राम में भी आप मेंशन करें कि वो ऑब्जेक्ट क्लास डायग्राम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, इवेंट ट्रेसिंग। इवेंट ट्रेसिंग क्या है? फॉर एवरी मैसेज शोन इन अ सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम, वेरीफाई दैट एन ऑपरेशन ऑन द सेंडिंग क्लास इज रिस्पांसिबल फॉर सेंडिंग द इवेंट एंड एन ऑपरेशन ऑन द रिसीविंग क्लास एक्सपेक्ट द इवेंट एंड हैंडेड इट। वो कह रहे हैं कि हर मैसेज जो आपने सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम में बनाया है, वो आपकी क्लास डायग्राम में भी शो होना चाहिए कि कौन सी क्लास कौन सा मेथड इवेंट सेंड कर रही है, और आपकी जो रिसीविंग क्लास है उनमें से कौन सी क्लास का कौन सा ऑपरेशन उस रिसीवर से इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसको हैंडल कर रहा है। मतलब अगर वैल्यू पासेस हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, तो सेंडर क्लास का कौन सा ऑपरेशन आर्ग्यूमेंट या वैल्यू पास कर रहा है दूसरी क्लास को, और जो सक्सेसर क्लास है जो रिसीव कर रही है उसके कौन से ऑपरेशंस वो इनपुट ले रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। Verify that there is an association or aggregation on the class diagram between the sending and receiving classes. जहां कहीं भी आपके सिनेरियो में सेंडिंग और रिसीविंग क्लास, यानी कि एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है, या एक क्लास का एक मेथड दूसरी क्लास का मेथड कॉल कर रहा है, तो आप इस रिलेशनशिप को एसोसिएशन या एग्रीगेशन के तौर पे अपने क्लास डायग्राम में जरूर रिप्रेजेंट करें। एड द रिलेशनशिप टू द क्लास डायग्राम इफ इट इज मिसिंग, और अगर आपने उसको क्लास डायग्राम से मिस कर दिया है, करना भूल गए, तो आप उसको ऐड करें। फाइनली, इफ अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द क्लास एग्जिस्ट, किसी भी क्लास के लिए अगर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आपने बनाई है, वेरीफाई दैट द इवेंट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द डायग्राम फॉर द रिसीविंग क्लास। तो आपने उस डायग्राम में जो रिसीविंग क्लास के जो इवेंट्स हैं वो भी उस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में लिस्ट डाउन करने, यानी कि जो रिसीविंग क्लास के जो इवेंट्स हैं वो भी उस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में इंक्लूड होंगे। दिस इज needed because the diagram show all the events that a class may receive. तो जो क्लास रिसीविंग क्लास जो इवेंट उसके हैं वो सारे आपके जो है वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में बताने जरूरी होते हैं, इसलिए आप तमाम क्लासेस और जो सेंडिंग और रिसीविंग क्लासेस, खासकर जो रिसीविंग क्लास है उसके इवेंट को भी अपनी स्टेट मशीन डायग्राम में ऐड करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू क्या होगा? ईच क्लास शुड बी डॉक्यूमेंटेड, हर क्लास को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें। चेक फॉर यूनिकनेस ऑफ क्लास नेम्स एंड रिव्यू ऑल डेफिनेशंस फॉर कंप्लीटनेस। एक ही नाम की दो क्लासेस ना हो, डॉक्यूमेंट करते वक्त क्लास का ऑब्जेक्टिव बताएं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि क्लास की डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है। इंश्योर दैट ऑल एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस हैव अ कंप्लीट डेफिनेशन, जो भी एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस आपने डिफाइन किए उनकी कंप्लीट डेफिनेशन होनी चाहिए। Finally, check that all standard format specifications and content rules established for the project have been followed. आप ये भी चेक करें कि जो आपकी स्टैंडर्ड्स हैं, जो फॉर्मेट है, जो आपने टेम्पलेट्स वगैरह दिए हैं, जो स्पेसिफिकेशंस, जो गाइडलाइंस दिए हैं, कोड करते वक्त या क्लास डायग्राम या कोई भी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट क्रिएट करते वक्त वो सारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। What is the need for architecture? It is a work of art that are used to specify the decisions about the structure and behavior of the system. आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिजिकल डिप्लॉयमेंट सिस्टम की क्या होगी, इसीलिए हमें उसका आर्किटेक्चर बताना ज़रूरी होता है। और उसका जो आर्किटेक्चर होता है सिस्टम का, वो हम फेजेस में डेवलप कर रहे होते हैं आइटरेटिवली, मतलब वन बाय वन। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आर्किटेक्चर पूरी एप्लीकेशन का एक साथ खड़ा हो जाएगा। तो आइटरेटिवली मैनर में हम इलेबोरेशन फेज ऑफ डेवलपमेंट में से उसका स्टार्ट करते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रपोज सिस्टम डज नॉट अपीयर इन अ फ्लैश। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से बन के आर्किटेक्चर खत्म हो बन जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है इसका। इट टेक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूज केस। ठीक है, आपने जो यूज केस बनाया है आप वहां से भी आइडिया लेते हैं कि सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या बनना चाहिए। आपने जो प्रोटोटाइपिंग की है सिस्टम की, आप वहां से भी आइडिया ले रहे होते हैं। आर्किटेक्चरल बेसलाइन, जो आपने बेसलाइन बनाई है कि हमारे पास आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होंगी, स्कोप ऑफ द सिस्टम,
एंड अदर एफर्ट्स ड्यूरिंग द बिगिनिंग एंड इलेबोरेशन फेजेस ऑफ द सिस्टम। जब आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ले रहे होंगे उस फेज के अंदर, वहीं उसी फेज से आप इनपुट ले रहे होंगे आर्किटेक्चर डिजाइन करने के लिए। Executable prototypes of the architecture are built to verify that the design decisions are करेक्ट। जो आपके सिस्टम की चलती हुई प्रोटोटाइप्स होंगी, मतलब एक्चुअल सिस्टम बनाने से पहले आप जो उसकी प्रोटोटाइपिंग बना कर रहे हैं, वो आपकी जो है वो डिजाइन को वेरीफाई करने के लिए यूज होंगी कि आपने जो डिसीजंस लिए हैं, जो फ्लो रखा है सिस्टम का, जो सिनेरियो है, उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। The need for architecture. Building something executable is absolutely essential because it forces the development team to validate their design assumptions in the harsh light of reality. वो कह रहे हैं कि actual system develop करने से पहले you have to create its architecture first, its model first, so that आप उस model को देखते हुए system development कर सकें ताकि cross checking भी हो सके। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? ओके अच्छा, मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ काइंडली वो चैट पे अपनी स्टूडेंट आईडी और नेम सेंड कर दें। मोहम्मद रहीम अख्तर, मोहम्मद रहीम अख्तर, क्लास अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ। मोहम्मद मास खान 8524, मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद अम्मार, हारिस नवाज, प्रेजेंट मैम, अटेंडेंस सेंड कर दी है चैट पर। हारिस नवाज, अफराजुल हक, तबस्सुम, तबस्सुम, मिर्जा असफर बेग, गालिब ताहिर बाजवा, सबा बतूल, ओके सबा बतूल, मोहम्मद बिलाल लतीफ, मोहम्मद बिलाल लतीफ, शामिर, सिदरा फातिमा, अमाद रजा, अमाद रजा, मोहम्मद मास, मोइज अथर, मोइज अथर, सैफ मोहम्मद, मैं प्रेजेंट हूँ अम्माद रजा। सैफ मोहम्मद,
मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मुश्तबा, मौजम अली खान, उसामा मीर, शान हैदर, शान हैदर, मोहम्मद हसान, नुमान अली, नोमान अली, मोहम्मद मास 9967, मोहम्मद मास 9967, सैयद फरजान बुखारी, सैयद फरजान बुखारी, ओके। मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उसामा नदीम, आगा लारोश खान, उबैद खान, सैयद मोहम्मद अनस, हंजला खालिद, मोहम्मद फैजान, शिरीन मशल, मदीहा खान, मदीहा खान, मोहम्मद इबाद, मलाइका, मलाइका, उमैमा वाहिद, तूबा, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब बट, मोहम्मद शाहजेब 10314, शायान अली, शहरियार आसिफ, शहरियार आसिफ, शब्बीर, हुजैफा हुसैन, हुजैफा हुसैन, अच्छा मेरे पास जो स्टूडेंट फर्स्ट सेशन में एब्सेंट आ रहे हैं उनमें मोहम्मद रहीम अख्तर एब्सेंट आ रहे हैं। अब सुन ले, मैं जिन किन किन का नेम कॉल कर रही हूँ वो एब्सेंट है, इनके अलावा बाकी सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। फिर व्हाट्सएप पे कॉल करके और मैसेज करके इंडिविजुअल मत पूछिएगा मिस मेरी अटेंडेंस मार्क कर दी। जिनकी एब्सेंट लगी है उनके नेम कॉल कर रही हूँ। मोहम्मद रहीम अख्तर एब्सेंट है मेरे पास, तबस्सुम एब्सेंट है, मोहम्मद बिलाल लतीफ एब्सेंट है, मुइज अत्थर एब्सेंट है, सैफ मोहम्मद एब्सेंट है, मोहम्मद माज 9967 एब्सेंट है, मदिया खान एब्सेंट है, मोहम्मद शाहजेब बट 10314 एब्सेंट है। ये स्टूडेंट मेरे पास एब्सेंट आया, ठीक है। इसके अलावा तमाम की अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। जी, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। जी मास। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मेरे को ये पूछना था कि प्रोजेक्ट का वाइवा कब लेंगे आप? मैंने क्लास के स्टार्ट में बता दिया था कि मैं कब लूंगी। मिस वो मैंने लेट ज्वाइन किया हुआ थोड़ा सा। हाँ तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा या फिर पूछ लीजिएगा ग्रुप मेंबर से। अगर मैं एक ही अच्छा बात हर किसी के लिए रिपीट करती रही तो कंटेंट तो कभी कवर ही नहीं हो सकेंगे। अच्छा मिस, एक और चीज़ मिस, मैंने ना अभी अभी ना रिपोर्ट सबमिट कराई है, तो आपने मेरे ख्याल से 12:30 तक का टाइम रखा हुआ था आज का ना, तो वो उधर 2 घंटे लेट आ रही है उधर। हाँ तो लेट हो गई ना। मिस वो पोर्टल मैंने देखा नहीं था, मैंने अभी पोर्टल देखा तो उधर टाइम लेट हो चुका था।
ठीक है, सही है जी। शहरियार आसिफ। रिपोर्ट कोई भी एक बंदा जमा करवाए ना, सब तो नहीं करवाए ना? नहीं, हर ग्रुप का एक मेंबर सबमिट करवाएगा, कोई एक मेंबर। ओके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हर ग्रुप का कोई एक मेंबर एलएमएस पे अपलोड करेगा, लेकिन रिपोर्ट पे तमाम मेंबर्स का नेम और स्टूडेंट आईडी मौजूद होना जरूरी है। जी कंटिन्यू करते हैं हम, तो वापस अपने लेक्चर्स पे आते हैं। मैंने फोल्डर बना दिया, एलएमएस पे फोल्डर क्रिएटेड है। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग द नीड ऑफ आर्किटेक्चर। हमें आर्किटेक्चर की नीड किस लिए होती है कि डेवलपमेंट टीम जो है वो वैलिडेट कर सके कि व्हाट इज डिजाइन, क्या चीज पहले मॉडल हो चुकी है और हमें क्या उस मॉडल को देखते हुए, फॉलो करते हुए, ट्रेस करते हुए डेवलप करना है, कोड करना है। मींस आवर कोड शुड मीट द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन डिफाइंड इन द मॉडल। जो चीज आपने मॉडल या आर्किटेक्चर बनाया है उसी को देखते हुए हमारा कोड इम्प्लीमेंट हो सके। सो वी हैव 4+1 आर्किटेक्चर। ये 4+1 व्यू ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, हमने अपने सिस्टम को अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी डिफरेंट व्यूज में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट वन इज लॉजिकल व्यू, सेकंड वन इज प्रोसेस व्यू, थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू एंड यूज केस व्यू। ठीक है, लॉजिकल व्यू में फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। प्रोसेस व्यू में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, थ्रूपुट, रिलायबिलिटी, वो सारी चीजें प्रोसेस व्यू में आ गई कि हमारा जो प्रोसेस है वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, स्केलेबिलिटी है। यानी स्केलेबिलिटी मींस कि अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, आज 500 है, कल 1000 हो जाएंगे, फिर 10,000 हो जाएंगे, तो दैट इज एप्लीकेशन इज स्केलेबल और नॉट। डेटा का साइज भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, तो स्केलेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है। एंड थ्रूपुट मींस कि इतने एक अमाउंट ऑफ टाइम में कितनी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है सिस्टम से। सो ये सारी चीजें प्रोसेस व्यू के अंदर आती हैं। इम्प्लीमेंटेशन व्यू के अंदर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ठीक है, कि हमने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हार्डवेयर वगैरह सारी चीजें। डिप्लॉयमेंट व्यू में सिस्टम टोपोलॉजी, कौन से नेटवर्क पे सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, डिलीवरी कैसे होगी, इंस्टॉलेशन, कम्युनिकेशन, वो सारी चीजें कि एप्लीकेशन बनने के बाद जब हमने डिप्लॉय करनी है, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में रन करना है, तो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में चलाने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत होंगी। और यूज केस व्यू में अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, दैट हाउ द यूजर विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम का इंटरफेस कैसा है, कितनी जल्दी हम उसको लर्न करके यूज कर सकते हैं। तो दैट ऑल कम्स अंडर द यूज केस व्यू। ठीक है, लॉजिकल व्यू हमें क्या बता रहा होता है, दिस व्यू ऑफ आर्किटेक्चर एड्रेसेस द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, कि हमारे सिस्टम जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, कौन कौन सी सर्विसेज यूजर को देगा। तो जो मेन सिस्टम के फीचर्स हैं वो लॉजिकल व्यू के अंदर आएंगे। द लॉजिकल आर्किटेक्चर इज कैप्चर्ड इन क्लास डायग्राम, और उस लॉजिकल आर्किटेक्चर को हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास डायग्राम में। दैट कंटेन द क्लासेस एंड रिलेशनशिप दैट रिप्रेजेंट द की एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ द सिस्टम अंडर डेवलपमेंट। तो लॉजिकल व्यू हमें सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बता रहा होता है, फीचर ऑफ द सिस्टम, दैट व्हाट सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय द यूजर, और उसको हम कैप्चर कहाँ करते हैं, क्लास डायग्राम में, जिसमें क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप्स होती हैं, और हम उसको जो है की एब्स्ट्रैक्शन के टर्म में डेवलप कर रहे होते हैं। की एब्स्ट्रैक्शन मींस हाई लेवल डिटेल्स दे रहे होते हैं कि कौन सी क्लासेस होंगी और क्लासेस के हमारे पास क्या क्या ऑपरेशंस और मेथड यूज हो सकते हैं। सो दैट इज द लॉजिकल व्यू। Most of the UML notation that has been addressed so far is contained within this view of architecture. UML की ज्यादातर डायग्राम्स जो हमने मेन वो पढ़ा है वो इस व्यू में आ रहा होता है, लाइक क्लासेस, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन एंड पैकेजेस, वो सारी UML नोटेशन हम इस व्यू के अंदर यूज कर रहे होते हैं। As time move on, more classes and packages are added to the मॉडल। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो जो इनिशियल क्लासेस है उसमें और क्लासें ऐड ऑन हो जाएंगी, वही होमोजेनाइजेशन वाला प्रोसेस एप्लीकेबल होगा, कुछ क्लासेस कंबाइन हो जाएंगी, कुछ स्प्लिट हो जाएंगी, कुछ एलिमिनेट हो जाएंगी। A key mechanism is a decision regarding common standard policies and practices. Some common key mechanism involve the selection of an implementation language. हम अपने कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे जिसमें कोड राइट डाउन करेंगे। परसिस्टेंस डेटा स्टोरेज कहाँ होगी, जहाँ डेटा परमानेंट बेसिस पे हमारा स्टोर होगा।
द लुक एंड फील ऑफ द यूजर इंटरफेस कैसे डिजाइन करना है, एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म कैसे होना है, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जेक्ट माइग्रेशन एंड नेटवर्किंग, ये सारी चीजें हम लॉजिकल व्यू में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। सैम्पल की मैकेनिज्म फॉर द ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है, जो हमारी ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन केस स्टडी है उसके लिए हम लॉजिकल व्यू में क्या क्या चीजें बता रहे हैं कि हम C++ लैंग्वेज यूज करेंगे। आर्किटेक्चर टीम में C++ लैंग्वेज चूज की है कि इस ESU को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी विल यूज C++। The architecture team also decided that a particular set of GUI controls should be used to control the look and feel. हम एक graphical user interface बनाएंगे जिसके through user interact करेगा, and therefore a package called GUI control is added to the मॉडल। उसके लिए एक पैकेज हमने ऐड कर दिया GUI कंट्रोल्स। पैकेजेस यूजुअली फोल्डर्स का काम कर रहे होते हैं, तो हमने GUI के नाम का एक पैकेज बना दिया जो कि सारी यूजर इंटरफेस की क्लासेस उस पैकेज के अंदर हम स्टोर करेंगे। सो दैट इज द लॉजिकल व्यू ऑफ आवर सिस्टम। The database persistent strategy chosen by the architecture team is the use of a corresponding database class, shadow class for each persistence class in the system. A database package containing the shadow class is added to the model at this time. हमने एक database बना दिया, उस database के package को हम क्या कह रहे हैं, shadow class, जिसमें हमारी तमाम जो permanent storage की classes हैं वो उस class के अंदर folder के अंदर हमने store की हैं। उस package को भी हमने अपने system में add on कर दिया। Additionally, it was decided to make the use of the C++ features of the catch and throw for exceptions. A package called error handling is added to the model. हमने एक और फोल्डर अपने मॉडल में ऐड कर दिया which is error handling, जिसमें catch and throw, try and catch वाला सारा कोड जो है वो उस पैकेज के अंदर होगा। Finally, a set of commercial foundation classes was chosen for this system. और finally हमने क्या किया, foundation classes भी choose कर ली कि front end पे कौन कौन सी classes हमारे पास यूज होंगे उस सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये लॉजिकल व्यू है सिस्टम का। वी हैव इंटरफेसेस, उसकी रियलाइजेशन GUI कंट्रोल्स में, देन यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स, पीपल इन्फो, डेटाबेस। ये वही वाली चीजें हैं जो हमने, अब याद होगा जब पैकेज डायग्राम पढ़ी थी उसमें हमने कुछ और चीजें ऐड कर दी। एक फाउंडेशन ग्लोबल, जो कोई API वगैरह हम यूज कर रहे हैं जो आउटसाइड द सिस्टम की अगर कोई क्लासेस बनाई हैं तो उसको फाउंडेशन के पैकेज में रखा। एरर हैंडलिंग का हमने एक पैकेज रखा जो ग्लोबल है जिसमें हम ट्राई एंड कैच और थ्रो एक्सेप्शंस कर रहे हैं, और हमारे पास GUI के कंट्रोल की एक पैकेज बन गया। बाकी ये प्रीवियस वाले पैकेजेस हैं, याद है, इंटरफेस, यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट एंड पीपल इन्फो कनेक्टेड थ्रू द डेटाबेस। ये 3 पैकेज हमने इसमें और ऐड किए, फाउंडेशन, एरर हैंडलिंग एंड GUI कंट्रोल्स। The implementation view. The implementation view of architecture takes into account drive requirements related to ease of development. हमने डेवलपमेंट को कैसे प्रोवाइड करना है, क्या मैकेनिज्म देना है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, रीयूजेबल कंपोनेंट्स, क्या कोई हम रीयूजेबल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, और कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आ सकते हैं जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डेवलपमेंट टूल्स यूज करेंगे। लेट सपोज अगर कोई डेवलपमेंट टूल मौजूद है, केस टूल, हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो क्या टीम उसको आसानी से काम कर सकती है या उसको ट्रेन करना पड़ेगा, तो क्या कोई ऐसे कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है, या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो टेक्नोलॉजी हम चूज कर रहे हैं उसका टीम का जो है वो उस पर आइडिया है, हैंड्स ऑन है या नहीं है, अगर नहीं है तो कोई वर्कशॉप ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, तो क्या कोई कंस्ट्रेंट्स है या नहीं है। तो इस तरह की तमाम चीजें इम्प्लीमेंटेशन व्यू में आती हैं। A package in this view of architecture represent a physical partitioning of the system. यहाँ पे हम अपने system की physical partitioning कर रहे हैं। The package are organized in a hierarchy of layers where each layer has a well-defined interface like this. हमने क्या किया, layers की form में अपने interfaces define कर दिए। हमने कहा सबसे पहले user interface होगा जिसके through हमारा user application से communicate करेगा। तो सबसे top layer कौन सी होगी, user interface। फिर हमारे पास एप्लीकेशन स्पेसिफिक पैकेजेस, उस एप्लीकेशन के अपने पैकेजेस होंगे जो यूजर इंटरफेस से कनेक्टेड होंगे और वो यूजर इंटरफेस को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। देन वी हैव रीयूजेबल बिजनेस पैकेजेस, कोड, APIs। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर की मैकेनिज्म, एक्चुअल कोड, एक्चुअल डेवलपमेंट हमारी यहाँ हो रही होगी, और सबसे लोअर लेवल पे हमारे पास हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेजेस होंगे, मींस कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। लोअर लेवल पे ये चीजें होंगी और यूजर को फ्रंट एंड पे यूजर इंटरफेस नजर आ रहा होगा, और यूजर इंटरफेस के बैक पे ये सारी लेयर्स वर्क कर रही होंगी। जैसे हम कहते हैं ना 3 टायर एप्लीकेशन है, 2 टायर एप्लीकेशन है, क्लाइंट सर्वर मॉडल है, मॉडल व्यू कंट्रोलर है, MVC है, तो 3 टायर है, तो इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंटरफेसेस, यूनिवर्सिटी, एरर हैंडलिंग, डेटाबेसेस, फाउंडेशन, हमने आपस में इनकी कनेक्टिविटी बता दी। ये हमारे पास कंपोनेंट डायग्राम बन गई। कंपोनेंट डायग्राम जो पैकेजेस यूज हो रहे हैं सिस्टम में, उन पैकेजेस की कनेक्टिविटी इज कॉल्ड कंपोनेंट डायग्राम। In the component view of the source code component, in the component view of the model, a source code component represents a software file that is contained by a package. The type of file is language dependent, e.g. that is C++. Software component represent .h and .cpp files. In Java, they represent .java file. So जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की है एक उसका पैकेज होगा जिसमें आपकी तमाम कोड की फाइल मौजूद होगी, जो कि लैंग्वेज डिपेंडेंट होगा। अगर C++ कोड है तो .cpp या .h की एक्सटेंशन से फाइल होंगी। अगर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की है तो .java की उससे होगा। ठीक है, और अगर C# की है तो .cpp की होगी हमारे पास, CSS सॉरी। क्लासेस इन द लॉजिकल व्यू आर मैप टू कंपोनेंट्स इन द कंपोनेंट व्यू। जो कंपोनेंट व्यू में जो कंपोनेंट्स हैं उनको उनमें हम क्लासेस को लॉजिकल व्यू में मैप करेंगे। इन C++ द मैपिंग इज टिपिकली 1-to-1। C++ में मैपिंग जो है वो 1-to-1 होती है, दैट इज वन क्लास मैप टू वन कंपोनेंट। हमेशा एक क्लास कंपोनेंट पे मैप हो रही होगी। However, there are times that more than one classes will be mapped to a component. ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके एक क्लास जो है वो that one class will be mapped to a component. एक से ज्यादा कंपोनेंट पे भी क्लासेस जो है एक से ज्यादा क्लासेस एक कंपोनेंट पे मैप हो रही होंगी। This is usually done when there is very tightly coupled between the classes. जब क्लासेस के बीच में बहुत टाइटली कपल होगी, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, तो एक से ज्यादा क्लासेस भी कंपोनेंट पे मैप हो सकती हैं। For example, a container and its iterator are contained within one .h and one .cpp file. In this case, the container and the iterator class would be mapped to one component. Container और iterator की दो अलग अलग क्लासेस है, so ये दो अलग अलग क्लासेस किसी एक कंपोनेंट पे मैप हो सकती हैं। कंपोनेंट की नोटेशन क्या है? दिस, इस तरीके से हम कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कंपोनेंट बन गए हमारे पास? एक कोर्स का कंपोनेंट बन गया, कोर्स ऑफरिंग का कंपोनेंट, रजिस्ट्रेशन यूजर, स्टूडेंट एंड प्रोफेसर। जो मेन कंपोनेंट्स हमारी इस ESU के थे उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। The process view. This view of architecture focus on the runtime implementation structure of the system. जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है तो रन होते वक्त उसकी परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिस्टम मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। कंपोनेंट्स आर आल्सो यूज्ड इन दिस व्यू ऑफ आर्किटेक्चर। इस व्यू में भी हम कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम रन टाइम कंपोनेंट्स देखेंगे, सच एज लाइब्रेरी, जैसे जावा एप्लेट चल रहा है, एक्टिव कंपोनेंट्स हैं या डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज वगैरह अगर आपने यूटिलाइज किए हैं तो आप वो भी इस व्यू में ऐड कर सकते हैं। Executable components show the interfaces and calling dependencies among executables. Stereotypes may be used to visualize the type of component. Interfaces classes that are created during design are shown using lollipop notation like this. हमारा ये कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट की कनेक्टिविटी अगर हम स्टीरियोटाइप से दिखा रहे हैं तो ये एक बिलिंग एपीआई है, कोई एक एपीआई है जो हमने कॉल की है और उस कंपोनेंट को उस लॉलीपॉप नोटेशन से हमने इसका कंपोनेंट का आइडेंटिफिकेशन दिखा दिया।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चीज डिटरमाइन कर रहे होते हैं, इंटरफेस क्लासेस दैट आर क्रिएटेड ड्यूरिंग डिजाइन आर शोन यूजिंग लॉलीपॉप नोटेशन। अगर कोई इंटरफेसेस हैं लाइक जिसमें इनकम्प्लीट मेथड्स हैं और वो किसी कंपोनेंट से उसको कंप्लीट कर रहा है, तो हम उसको लॉलीपॉप नोटेशन से लिंक करके बता सकते हैं कि ये कंपोनेंट इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इस कंपोनेंट में कुछ क्लासेस होंगी जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। The information for the process view of architecture is created as diagram in the component view at the runtime or executable components. For the ESU course registration system, the architecture team decided that there would be 2 DLLs, 2 dynamic libraries होंगी, one containing course and course offering information and one containing database information. This allocation was chosen since it was felt that the course structure and the choice of database strategy was subject to change. By making them libraries, only the libraries would have to be replaced to implement future changes. There are 3 executables for the system, one for the registrar to create and maintain the system, one for the student to access the system and one for the professor to access the system. हमारे पास executable system के क्या है, एक registrar किसी भी system के course को create कर सकता है, maintain कर सकता है, student system को access कर सकता है और professor भी system को access कर सकता है. So there is no communication between the executables. The component diagrams for the professor executable professor option.exe is like this. Professor option की component class है. Lollipop notations हमारे पास course API and database API. Course API courses की dynamic link library में और database की API dynamic link library database persistence storage, जहाँ हमारे पास डेटा एक परमानेंट स्टोरेज पे सेव हो रहा है. तो ये लॉलीपॉप नोटेशन से हमने प्रोफेसर ऑप्शंस को कलेक्ट कर दिया कि प्रोफेसर ऑप्शन कोर्सेज से भी लिंक है और डेटाबेस से भी लिंक है. ठीक है, डिप्लॉयमेंट व्यू हमारे पास क्या है, this view of architecture involves mapping software to processing nodes. It shows the configuration of runtime. The deployment view takes in account requirements such as system availability. Deploy होने के बाद एप्लीकेशन कितनी रिलायबल है, फॉल्ट टॉलरेंस कितना है, अगर फॉल्ट कितनी देर बाद आ रहा है और अगर आ रहा है तो कितनी देर बाद अपडेट हो सकती है दोबारा, और उसकी परफॉर्मेंस क्या है, 1 यूनिट ऑफ टाइम में कितनी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है. Deployment diagrams are created to show the different nodes along with their connections in the system. Deployment diagram हमें क्या बता रही है कि सिस्टम के different components क्या हैं और वो आपस में एक दूसरे से कैसे connected हैं. Runtime processing elements are represented as nodes which are connected by association, indicating communication part between them. Software processes are illustrated as text attached to a node or group of nodes. और nodes के साथ आप जो है वो node भी attach कर सकते हैं. These diagrams allow the architecture team to understand the system topology and adds in mapping components to executable processes. वो बता रहे थे कि हमारे सिस्टम की प्रोसेसिंग क्या है, like this. ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड है. ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम है कि जब एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. स्टूडेंट ऑप्शंस कहाँ हैं, स्टूडेंट ऑप्शन डॉट एक्सी की फाइल है, उससे रिलेटेड तमाम ऑप्शन इस डीओएम में स्टोर है और ये डीओएम ऑल्सो इज कनेक्टेड विद डेटाबेस सर्वर. स्टूडेंट ऑप्शंस फर्दर मेन बिल्डिंग भी आपकी डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड है और आपकी लाइब्रेरी स्टूडेंट ऑप्शन डॉट एक्सी वो भी आपके डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड है. सो दैट इज द बेसिक डिप्लॉयमेंट डायग्राम. अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे हम फौरन ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले, ताकि हम कोर्स को कंप्लीट कर सकें, वाइंड अप कर सकें, और अगर आपकी कुछ क्यूरीज हो तो वो क्यूरीज वगैरह लेकर हम कोर्स को एंड कर सकें.